आप सभी को नमस्कार। आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो यूपीपीसीएस 2021-22 दोनों के हैं। हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के अभी हम कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर्यावरण अभी इसके करेंगे। बाद में उसके बाद देखेंगे कितना क्या समय बचता है, उस हिसाब से फिर मेडुअल के कुछ कर लेंगे, क्योंकि सिलेक्टेड पार्ट है मेडुअल के, मतलब सिलेक्टेड एरिया है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। मेडुअल में बहुत सारा पढ़ना नहीं होता है ना, तो उसके भी जो सिलेक्टेड एरिया है वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। चूंकि मैंने जैसे कहा यूपीपीसीएस 2021-22 के ये क्वेश्चन है आधुनिक भारत के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरफ थे समाचार पत्र और एक तरफ था उनका प्रकाशन का स्थल, मतलब कि समाचार पत्र है वे कहां से प्रकाशित होते हैं उसके बारे में पूछा गया था। हालांकि यूपी के ही है तो ये यूपी स्पेशल में अगर इसको रखा जाए तो ज्यादा उचित होगा। जैसे कि एक स्वदेश नामक पत्रिका थी, ये कहां से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से। ठीक है, भारत बंधु नामक एक पत्रिका थी, ये कहां से प्रकाशित होती थी? हाथरस से। सत्यवादी एक पत्रिका थी, ये कहां से प्रकाशित होती थी? आगरा से। और जो शक्ति नामक पत्रिका थी ये प्रकाशित होती थी अल्मोड़ा से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, देखा जाए तो लगभग नया ही क्वेश्चन है। एक या दो चीजें इसकी पुराने प्रश्न पत्रों में रिपीट देखी गई है। ठीक है, चलो अगला पूछा गया था 2022 के पेपर में। एक तरफ थे ट्रेड यूनियंस और एक तरफ था कि उनका किन दलों से संबंध है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था आपसे भारतीय मजदूर संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1955, नहीं सॉरी, हाँ 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किससे संबंधित था? भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, दूसरा पूछा गया था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, ये किससे संबंधित था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, अगला पूछा गया था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949, किससे संबंधित था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सवादी पार्टी थी, मार्क्सवादी विचारधारा वाली थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, इससे पूछा गया था। अगला था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1955, ये किस दल से संबंधित थी? तो ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही इसका क्या था? संबंध था, है ना। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आप देखेंगे तो बुक में आपको, जैसे अधिकांश बुक आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर मिलेगा कि इनके संस्थापक कौन है या इनकी स्थापना कब हुई, लेकिन ये किस दल बल से संबंधित है ये थोड़ा कम ही मिलता है। तो इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन तो रहते ही है। जैसे 25 क्वेश्चन अगर आयोग आपसे इतिहास के पूछ रहा है तो 25 में से आप चाहे कितना ही पढ़ ले, आप 22 या 23 क्वेश्चन ही बनाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। और ऐसे ऊपर ऊपर तैयारी की है तो फिर तो आपसे बताओ 16 या 15 या 16 ही बन पाए, है ना। उसके अलावा थोड़ी अच्छी तैयारी आप कर लेते हैं तो 22 से 23 प्रश्न बनाने में आप सक्षम हो जाते हैं। हर सब्जेक्ट के 1 से 2 प्रश्न, कभी कभी 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी से नहीं बनते हैं, मतलब कम ही लोगों से बनते हैं या ना के बराबर बनते हैं। ठीक है, चलो अगला पूछा गया था, देखो ज्योतिबा फूले का फिर से पूछ लेता यूपीपीसी, उसमें 2 ज्योतिबा फूले से क्वेश्चन आए थे ना, एक तो हमने पिछली क्लास में किया है। अब का जो इसने पूछा था वो पूछा था ज्योतिबा फूले का संबंध किससे है। तो ज्योतिबा फूले का संबंध किससे था? जाति विरोधी आंदोलन, सी नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा, जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले का संबंध किससे था? जाति विरोधी आंदोलन से, मतलब जो जाति के संदर्भ में नीच जाति, ऊंची जाति ऐसे बोल करके जो अपमान किया जाता था, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था, उसी के संदर्भ में ये क्या था? आंदोलन था। इन्होंने क्या की थी? पिछले बार यही पूछा था, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, इन्होंने क्या की? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 में। कहाँ की? पुणे में। और इसका हमने ये भी देखा था दैनिक पत्र, ये दीनबंधु प्रकाशित करते थे। और क्या इनकी पुस्तक क्या थी? गुलामगिरी। तो इनके बारे में हमने क्या किया है? ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला कथन इन्होंने क्या दिया था? पहला कथन दिया था यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा कथन इन्होंने दिया था कि महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। देखो, इसके दोनों ही कथन क्या थे? सत्य थे। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में जब आप देखेंगे तो ये शुरू हुआ था 1924 में। कहां पर? केरल के त्रावणकोर में। इसके जो नेता थे, इसको शुरू करने वाले जो नेता थे, उनके नाम थे टी.के. माधवन, के. केलप्पन और केशव मेनन, है ना। कौन कौन?
माधवन, किलप्पन और केशव मेनन। इनके नाम याद रखना, इनके नाम भी कई बार पूछे गए कि वाइकोम सत्याग्रह के निम्न में से नेता में से कौन नहीं थे। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आने वाले मतलब पिछले जो प्रश्न पत्र आए हैं उनमें क्या हुआ है, पूछे गए हैं। और ये भी याद रखना, और ये सिंगल सिंगल वे में ऑलरेडी पूछे गए। यहाँ पे उन्होंने क्या रख दिया, सेंटेंस के रूप में क्या किया, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही। दूसरा क्या था, महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल 1925 में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए वे केरल गए थे, यानी कि इन्होंने इस क्षेत्र का क्या किया था, दौरा किया था 1925 में, और वे इस आंदोलन में क्या हो गए थे, शामिल भी हो गए थे, है ना। और इन्हीं की मदद से फिर यहाँ पे जो जातिगत भेदभाव होता था राजे महाराजे द्वारा, उनको फिर क्या किया गया, बात की गई, आपस में सामंजस्य बिठाया गया था गांधी जी के द्वारा, है ना। तो ये किसकी कहानी हो गई आपकी, वाइकोम सत्याग्रह की। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा और सबसे सही हुआ होगा ये भी मुझे पता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता थे उस दौर के जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी क्या नहीं की, अध्यक्षता नहीं की थी, ठीक है, ये वाली बात। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था नौजवान सभा के निम्न में से सदस्य नहीं थे, ठीक है। इसमें नाम क्या क्या रखे थे उन्होंने, भगत सिंह, यशपाल, छबील दास और अंबिका चक्रवर्ती, 4 नाम थे। क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्न में से नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जो नौजवान सभा है इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। कहां पर हुई थी, अमृतसर में। इसके जो नेता थे कौन कौन शामिल थे, भगत सिंह शामिल थे, यशपाल शामिल थे, छबीलदास शामिल थे और भगवती चरण वोहरा शामिल थे। इन चारों में से जो भगत सिंह थे वो इस नौजवान सभा के महामंत्री थे, और जो भगवती चरण वोहरा थे वो नौजवान सभा के महासचिव थे। इन्होंने जो नौजवान है, जो किशोर है, उनका संगठन बनाने के लिए और देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति त्याग जैसी भावना अंदर भरने के लिए ही इस सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, 1926 में। कहाँ की थी, अमृतसर में। अमृतसर में अप्रैल 1928 में एक सम्मेलन किया और वहां पर घोषणा पत्र जारी किया था, किसका, नौजवान सभा का, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें अंबिका चक्रवर्ती का कोई लेना देना नहीं था। इसमें कौन शामिल थे, भगत सिंह जो कि महामंत्री थे, यशपाल, छबीलदास और भगवती चरण वोहरा जो कि सभा के महासचिव थे। ये क्वेश्चन न जाने दसों बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा गया है। सर विलियम जोन्स कब की थी, 1784 में। कौन थे गवर्नर जनरल इनके समय, ये भी पूछा गया। तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे। किसके समय, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हुई थी 1784 में, तब किसने की, सर विलियम जोन्स ने। ये जो सोसाइटी बनाई गई इसका उद्देश्य था भारत की जो प्राचीन विद्या है उसका ट्रांसलेट करना है। किसमें करना है, तो उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करके वो जानना चाहते थे कि यहाँ पर कैसी प्रथा, कैसी रीति रिवाज, किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी। उसको जानने के बाद वे और ज्यादा अच्छे तरीके से हम पर क्या कर सकते थे, काबू कर सकते थे। तो इसीलिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई ताकि जो हमारी प्राचीन विद्या है उसको ट्रांसलेट करके वे क्या कर सके, हमारे यहाँ की नीति निर्माण, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ की सामाजिक दशाएं, इन सब को समझ सके ताकि वे हम पे और ज्यादा जैसे आक्रामक रूप से क्या कर सके, हमला कर सके या हम लोगों को कंट्रोल कर सके। इसलिए इन्होंने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, है ना। अगला है किस अधिनियम में विभाग या विभागीय पद्धति शुरू हुई थी, है ना। किस अधिनियम के अंतर्गत, यहाँ पे अधिनियम पूछे गए थे, एक्ट्स पूछे गए थे। इसमें सबसे ऊपर यही ऑप्शन था आपका 1861 भारत परिषद अधिनियम। इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो सामूहिक व्यवस्था थी उसको खत्म करके किसमें तब्दील कर दिया गया, विभाग या विभागीय समिति में।
ये जो विभागीय समिति थी, इसके जो जन्मदाता थे वो किसको माना जाता है? कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग ही क्या थे? भारत के वायसराय थे, है ना। और इन्हीं के समय भारत में विभागीय पद्धति की शुरुआत हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम के तहत, है ना। सॉरी, अगला आपसे पूछा गया था घटनाओं का क्रम। देखो यूपीपीसीएस में क्रम अधिकांश पूछा जाता है, तो जब भी आप अध्ययन कर रहे हो इतिहास का, तो इतिहास में जो युद्ध हुए उनके क्रम आपको ध्यान रखना है। और जब मॉडर्न इंडिया में आप आ जाएंगे तो जो सभाएं हैं, जो षड्यंत्र है, जो आंदोलन है, उनके क्रम आपको क्या रखने हैं? याद रखने। जो विद्रोह हुए उनके क्रम आपको क्या रखने हैं? याद रखने, है ना। तो यहाँ पर जैसे साइमन कमीशन का गठन उन्होंने पूछा, तो साइमन कमीशन का गठन जो 4 ऑप्शन थे वो थे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, शारदा अधिनियम और दांडी मार्च। अब इन चारों के आपको क्या लगाने थे? क्रम। और इन चारों के क्रम आप तभी लगा सकेंगे जब आपको घटना का कालक्रम अच्छे से याद होगा। साथ ही कुछ थोड़े बहुत सन आपको धुंधले से, भले प्रत्यक्ष तौर पर याद ना हो, लेकिन कुछ धुंधले से आपको क्या रहने चाहिए? याद रहने चाहिए। क्यों? तभी आप ये क्रम वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। तो यहाँ पे इनके क्रम में सबसे ऊपर आता है आपका साइमन कमीशन का गठन, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन आया कब था? तो 28 में, मार्च 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया था? भारत आया था, है ना। तो इसने क्या पूछा है? गठन कब हुआ था? तो गठन याद रखिएगा, 1927, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का क्या हुआ था? गठन हुआ था। दूसरी चीज, दूसरा जो क्रम था इनके जो दिया था इन्होंने, उस संदर्भ में क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट। जब साइमन कमीशन का हम विरोध कर रहे थे तभी वहां के जो वायसराय थे उन्होंने चुनौती दे दी थी कि आप एक संविधान का या आप भारत के लिए संविधान का निर्माण करके बताएं। तो उस चुनौती को स्वीकार किया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने, और उनके साथ और भी सदस्य थे। 7 समिति बनी थी, 7 समिति मतलब 7 सदस्य थे उनकी समिति में, और उस समिति ने मिलकर ही किसको? नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। कब तैयार किया? 1928 में, अगस्त 1928 में, ठीक है। अगला जो था इस संदर्भ में पूछा गया था शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम आया था आपका 28 सितंबर 1929 में, ठीक है। अगला पूछा था दांडी मार्च, तो ये 12 मार्च 1930, ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। तो इसको क्या रखेंगे? इस तरीके से ये क्रम जो पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको कालक्रम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़े बहुत सन याद रहने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे? सही, है ना। अगला पूछा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित हुई थी? ये बुक जो थी दादा भाई नौरोजी की, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये पूछा गया था। तो कब प्रकाशित हुई थी? ये 1901 में। किसने लिखा था इसको? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको सर्वाधिक सम्मान भी दिया जाता था। और जो आपकी जो आपके दोहन का सिद्धांत है वो भी इन्हीं के द्वारा बताया गया था, है ना। और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है ना। इसके अलावा अगला जो पूछा गया था 2021 के प्रश्न पत्र में, वो पूछा था रॉल्फ फिंच कब आया था? 1583 में। विलियम हॉकिंस कब आए थे? 1608 ईस्वी में। निकोलस डाउन्स कब आए थे? 1613 ईस्वी में। और सर थॉमस रो कब आए थे? 1615। सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए थे भारत, किसके समय? जहांगीर के समय। विलियम हॉकिंस भी किसके समय? जहांगीर के समय, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर। निकोलस डाउन 1613, ये भी जहांगीर के समय। रॉल्फ फिंच ये कब आए थे? ये अकबर के समय आए थे, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए हमारे। पहले के वीडियो में 7-8 क्वेश्चन हुए, आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आज हो गए, है ना। और इनके अंतर्गत जो बातें बताई गई है वो भी कहीं ना कहीं पूछी गई, तो 10 के समझ लो आपके 15 से 16 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या रखेंगे आप लोग? ध्यान रखेंगे। और बाद में बाद में जैसे आपको बाद में समय मिल रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं अभी ढंग से, बाद में समय मिल रहा है, या इनको 1 से 2 बार भी आप रिपीट करके देख लेंगे तो भी आपको क्या हो जाएगी? ये चीजें दिमाग में छप जाएगी, और यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे जाके माइंड पे क्लिक करेगा, देख लेना, और क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे और कहीं आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस थोड़ा सा आप रिवाइज करते रहे, और जो आपके सामने ये लेक्चर आ रहे हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा देखते रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं
पर, बाकी का कल देखेंगे, है ना।